हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंटो। मेरा नाम अंशुमन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ओल्ड क्वेश्चंस की, जो कि आरपीएससी और 2016 में पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इन विच स्टेज ऑफ क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। तो इसमें हमसे पूछा है कि क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की कौन सी स्टेज में एम पी ए पी से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टेज। देखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप जो ग्राफ दिखाता है, उसको क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीपीपी है, ये एमपी है और ये एपी है। तो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं एमपी एपी से ऊपर है, इसलिए हमारा आंसर होगा स्टेज फर्स्ट। और क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने पूरा चार्ट आगे डाला हुआ है। उसी चार्ट से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस चार्ट से बनते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीपी एपीपी से अबोव है स्टेज फर्स्ट में, इसीलिए हमारा आंसर स्टेज फर्स्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ वेल्थ, कि इसमें से वेल्थ का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी गुड की वो क्वालिटी कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वेल्थ में वो क्वालिटी होती है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, इसलिए यूटिलिटी तो वेल्थ का कैरेक्टर होता है। दूसरा स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब है कि क्या वेल्थ लिमिटेड अमाउंट में होती है। ऑब्वियस सी बात है कि वेल्थ लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, इसीलिए स्केर्सिटी भी वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि वेल्थ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के पास मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एसेट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी भी वेल्थ का कैरेक्टर है। चौथा जो ऑप्शन है इंस्टेबिलिटी, ये इंस्टेबिलिटी वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर इंस्टेबिलिटी होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स हुज डिमांड इज इन इलास्टिक इंक्रीजेज देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर विल। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड सभी को पता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के बढ़ने पे किसी की गुड की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड इज इन इलास्टिक, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि डिमांड इन इलास्टिक है। इसका मतलब होता है कि प्राइस हम चाहे कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना तो उसकी डिमांड घटेगी ना बढ़ेगी। ऐसे में एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये हमसे पूछा है। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। सपोज़ कि आप किसी प्रोडक्ट की 5 क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हो 1 रुपीज़ में, तो आपका एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ 5 रुपीज़। सपोज़ कि आप उसकी प्राइस 2 रुपीज़ हो गई है बढ़ के, लेकिन फिर भी आप उसकी क्वांटिटी कम नहीं कर रहे हो, फिर भी 5 ही क्वांटिटीज़ खरीद रहे हो, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10 रुपीज़, यानी कि पहले से बढ़ गया। इसीलिए इसका आंसर आएगा इंक्रीज दिस वन। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो है sorting आउट ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू साइज क्वालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर ऑफिसर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी फार्मर या फिर कोई भी मार्केटर प्रोड्यूस को जब बेचता है, तो उससे पहले उसकी ग्रेडिंग या सॉर्टिंग करनी होती है। तो उसी ग्रेडिंग को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। अभी इसका इसका आंसर तो आएगा मैंडेटरी ग्रेडिंग, यानी कि फिक्स ग्रेडिंग भी इसको बोलते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो यही ग्रेडिंग की जाती है। आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी ग्रेडिंग फॉलो की जाती है, तो उसका आंसर आएगा मैंडेटरी ग्रेडिंग या फिक्स ग्रेडिंग। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स, जो ग्रेडिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। दूसरा है वेरिएबल ग्रेडिंग, परमिसिव ग्रेडिंग। देखिए, इसमें क्या होता है कि ईयर बाय ईयर स्टैंडर्ड्स के जो ग्रेडिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सपोज़ कि किसी ईयर एप्पल का अच्छा यील्ड हुआ, तो जो ग्रेड ए वाले एप्पल हैं उनका स्टैंडर्ड हाई रहेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर एप्पल का यील्ड अच्छी नहीं हुई, एप्पल की यील्ड अच्छी क्वालिटी के एप्पल नहीं हुए, तो ग्रेड ए के एप्पल लो स्टैंडर्ड के रहेंगे, ग्रेड ए के होने के बावजूद भी। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ग्रेडिंग। थर्ड है सेंट्रलाइज ग्रेडिंग। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेडिंग के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाना होता है, या फिर उनके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तभी उनकी ग्रेडिंग की जा सकती है। जैसे कि घी हुआ, वेजिटेबल ऑयल्स हुआ, इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए इसको सेंट्रलाइज ग्रेडिंग बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग वो होती है जो फार्मर खुद से कर सकता है। एग्रीकल्चर के
पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं कि फार्मर खुद के अपने आप से वो ग्रेडिंग कर सकता है, वो डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग के अंदर जाता है। ये हमने कर लिया था फोर्थ। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फार्मिंग। देखिए दो चीज़ें होती है, टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग में क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड्स पे या फिर डिफरेंट एंटरप्राइजेज इसके अंदर होते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंदर आते हैं। और टाइप ऑफ फार्मिंग होती है किसी एक ही फील्ड के ऊपर जो अलग अलग प्रोसेस की जाती है, वो टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर आती है। तो सारे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा स्टेट फार्मिंग, क्योंकि स्टेट फार्मिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग ये सारे हैं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग ये सारे हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसको पढ़ लें। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच रेशियो इज नॉट सुटेबल फॉर विच रेशियो इज सुटेबल फॉर असेसिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फार्मर। तो फाइनेंशियल पोजिशन असेस करने के लिए फार्मर की काफ़ी सारे रेशियोज यूज़ किए जाते हैं, वो रेशियोज मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक ये जो सिक्स्थ ऑप्शन है, यहाँ पे नेट फार्म रेशियो नहीं आएगा, नेट फार्म इनकम रेशियो आएगा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा करंट रेशियो। वो क्यों आएगा देखिए, करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात की जाती है। नेट कैपिटल रेशियो में टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाती है। और इंटरमीडिएट वर्किंग रेशियो में करंट प्लस इंटरमीडिएट एसेट्स की बात की जाती है। तो देखिए जब भी फार्मर की जो फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, तो उसके अंदर जो अभी प्रेजेंट में जो उसके पास एसेट्स हैं, प्रेजेंट में जो लाइबिलिटीज़ है, उनको ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि हो सकता है टोटल लाइफ टाइम में तो उसके पास कितने भी एसेट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन इससे उसकी करंट पोजीशन डिफाइन नहीं होती। इसलिए इसका आंसर आएगा करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, यानी कि करंट रेशियो इसका आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल मैन कैन एक्चुअली टेक द ओनरशिप ऑफ ए कम्युनिटी थ्रू परचेजिंग विद ए व्यू टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। इसमें बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट से जो बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए एंटर करता है मार्केट में, ऐसा कौन सा मिडिल मैन होता है। देखिए आपने ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, तो उसके अंदर ऐसा ही करते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को परचेज़ करते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं, इससे हमको प्रॉफिट होता है। तो स्पेक्युलेटिव मिडिलमैन का यही वर्क होता है कि वो किसी भी कमोडिटी को परचेज़ करता है और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है मार्केट में, वो उसको बेच देता है, इससे उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसका आंसर स्पेक्युलेटिव मिडिलमैन होगा। इसके बाद में आता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का वर्क क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है ये। तो ये क्या करता है कि सेलर से कोई भी प्रोडक्ट होगा वो खुद खरीद लेगा, बेसिकली खरीदेगा नहीं, मतलब उससे वो प्रोडक्ट ले लेगा, उसकी फिजिकल हैंडलिंग करेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट वो बायर को बेच देगा और सेलर से उस चीज़ का कमीशन ले लेगा। तो सेलर को भी फ़ायदा होगा कि उसको बायर मिल गया और कमीशन एजेंट को उसका कमीशन मिल जाता है। तीसरा है ब्रोकर। तो ब्रोकर्स होते हैं कि ये भी कमीशन एजेंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन फ़र्क इनमें सिर्फ इतना होता है कि ब्रोकर प्रोडक्ट की फिजिकल हैंडलिंग नहीं करता, वो सिर्फ बायर को और सेलर को मिलाने का वर्क करता है। चौथा है प्रोसेसर्स। प्रोसेस तो आपको बताइए कि जो प्रोसेसिंग का वर्क करता है वो सारे प्रोसेसर्स में आते हैं। उसके बाद में आता है एट स्टोरेज प्रोवाइड्स। देखिए यूटिलिटी को चार फॉर्म में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी कि प्लेस का चेंज करने की वजह से अगर किसी की यूटिलिटी में वृद्धि हो किसी कमोडिटी की में, तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। और ये प्लेस यूटिलिटी आती है ट्रांसपोर्टेशन से। दूसरा है टाइम यूटिलिटी। हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं लंबे टाइम तक, उसकी वजह से वो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो वो टाइम यूटिलिटी में आता है। और स्टोरेज इसका एक फंक्शन है, तो स्टोरेज का ही फंक्शन है टाइम यूटिलिटी, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा टाइम यूटिलिटी। थर्ड है फॉर्म यूटिलिटी कि किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करके उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जा सकती है। सपोज़ कि आप टोमेटो बेचते हो मार्केट में, उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन आप उसी की फॉर्म चेंज करके उसका कैचअप बना के प्रोसेसिंग करके उसको बेचोगे, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाती है, इसलिए फॉर्म यूटिलिटी इसमें आता है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग आती है। चौथा है पोजेशन यूटिलिटी कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना, किसी भी कमोडिटी की ओनरशिप को जैसे मेरे पास थी किसी और ने ले ली, तो वो पोजेशन यूटिलिटी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन है WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका आंसर आएगा 1995। और WTO का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्क होता है
कि वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर ये कंट्रोल करता है। और ये जीएटीटी से बना हुआ है। तो जीएटीटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1948 को। उसके बाद में जब 23 नेशंस उरुग्वे राउंड में, जब 23 नेशंस ने आपस में डिस्कस किया कि एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वर्ल्ड में, तो 1995 में डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसका आंसर आएगा 1995। 10th क्वेश्चन है, विच प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनवारंटेड प्राइस। देखिए, एक समराइज करके मैं बता देता हूँ। इशू प्राइस होती है, आपने राशन देखा होगा तो रेशनिंग की जो भी प्राइस होती है कि वीट कितने कितने प्राइस में गवर्नमेंट दे रही है पब्लिक को, तो वो राशन वाली जो प्राइस होती है उसी को इशू प्राइस बोलते हैं। दूसरा है लेवी प्राइस। लेवी प्राइस होती है कि जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, लाइक जीएसटी एंड ऑल, वो सभी लेवी प्राइस में आते हैं। तीसरा है एमएसपी। चौथा है सीलिंग प्राइस। अब देखिए, कंफ्यूजन यहीं पे होगा। देखो, एमएसपी का वर्क क्या होता है कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराना। तो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को अनवारंटेड प्राइस से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कंज्यूमर को अनवारंटेड प्राइस से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसके अंदर आएगा सीलिंग प्राइस। क्योंकि सीलिंग प्राइस का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम प्राइस जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर से चार्ज कर सकता है, यानी कि एमआरपी। आप देखते होंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर एमआरपी होती है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। उस प्राइस से ज़्यादा जो सेलर है बायर से नहीं ले सकता, कंज्यूमर से नहीं ले सकता, इसलिए उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक और प्राइस होती है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है कि मिनिमम प्राइस जो कि एक कस्टमर को देनी होती है सेलर को, ठीक है। और जो फ्लोर प्राइस होती है वो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि एमएसपी भी एक तरह का फ्लोर प्राइस है। लेकिन इसका आंसर 10th का कंज्यूमर प्राइस पूछा था कि कंज्यूमर को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।